हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। ये वीडियो मैं जानता हूं आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाला है, इसीलिए आपके लिए बड़ी मेहनत करके खून पसीना बहा के ये वीडियो मैंने फटाफट तुरंत तैयार किया, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है कल और मैं नहीं चाहता कि आप इस वीडियो की अपडेट्स को मिस कर दें। इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूं ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट मोमेंट पे आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या रिवाइज करके जाना है, ताकि आपका 50 में से 40 मार्क्स आए ही आए। ये इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आपको अगर 50 में से 40 लाना है तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड जरूर देखिएगा और जितना बता रहा हूं उतना ही सिर्फ पढ़ के जाइएगा। अगर आप कुछ नया पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आप बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपको केमिस्ट्री और मैथ्स में भी मार्क्स लाने हैं, तो आपको फिजिक्स के लिए जो मैं बता रहा हूं सिर्फ इतना ही पढ़ के जाइए अभी के लिए, ठीक है। हाँ, अगर आपने पहले मान लीजिए 2 साल बहुत ज्यादा मेहनत की है तो आप अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं इसके अलावा भी। लेकिन अगर आपने 2 साल मेहनत नहीं की है और आप चाहते हैं कि बस लास्ट मोमेंट पर कैसे भी करके मेरे अच्छे से अच्छे मार्क्स आए और आपको थोड़ा बहुत एमसीक्यू सॉल्व करना अगर आता है और आप फॉर्मूले याद रख सकते हैं, तो जितना मैं बता रहा हूं इस वीडियो में इसी को आप सिर्फ पढ़ के जाइए, सिर्फ इसी को आप पढ़ के जाइए और इसी के ऊपर ही एमसीक्यू चाहिए तो प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए ज्यादा विलंब नहीं करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो यहां पर जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि फिजिक्स का पेपर आपका टफ आने वाला है पीसीबी से। सो पीसीबी के सेशन से थोड़ा टफ ही रहता है पीसीएम का सेशन का फिजिक्स। तो फिजिक्स आपका टफ रहने वाला है, तो ये बात दिमाग में बिठा के जाइए। थियरी बेस्ड क्वेश्चंस जो रहते हैं वो पीसीबी वाले में तो आ भी जाते हैं, लेकिन पीसीएम वाले में बहुत ही कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं। तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि डायरेक्टली ऐसा कोई प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसे क्यों एमसीक्यूज आएंगे जिसमें डायरेक्टली आपको यानी कि कुछ सॉल्व ना करना पड़े और देखते ही आंसर आ जाए। तो ऐसा होने का चांस बहुत ही कम है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। पेपर थोड़ा टफ ही होने वाला है, बट कोई बात नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ उतना अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपके बेहतर से बेहतर मार्क्स आएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा बच्चा। यहां पर सबसे पहली चीज जो अपना पहला चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स, तो इसमें से क्या पढ़ना है पहले ये समझ लीजिए। तो रोटेशनल डायनामिक्स में आपको पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जितनी भी चीजें हैं सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर है। क्या है? एम आर स्क्वायर। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I इज इक्वल्स टू 1/2 एम आर स्क्वायर। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? थिन रॉड का। सो थिन रॉड का अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट सेंट्रल एक्सिस तो वो है 1/12 एम एल स्क्वायर। और उसके अगर एज पर निकालेंगे, एज पर तो कितना है? 1/3 एम एल स्क्वायर। वैसे सॉलिड स्फीयर का क्या है? तो मतलब मैं ये कह रहा हूं, देखो अभी मैं ये सब बताते बैठूंगा तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए मैं अभी आपको ये सब चीजें बता नहीं रहा हूं। टोटल मिला के 15 से 20 फॉर्मूले हैं और ये अपनी टेक्स्ट बुक, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स, उसके एंड में, उसके लास्ट में एक टेबल में दिए गए हैं। तो उस टेबल को अच्छे से रट लीजिए, उस टेबल को अच्छे से रट लीजिए प्लीज। तो 15 से 20 फॉर्मूले हैं टोटल मिला के, तो उसको आप पढ़ के ही जाइए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर है ना, अबाउट द सेंटर एक्सिस, अबाउट द टेंजेंट, सब कुछ पढ़ लीजिए। तो सबसे पहली चीज, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रहना चाहिए, सारे के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रहना चाहिए। अब उसके बाद इसके साथ आपको एक बात ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, उसको अगर आप इक्वल टू एम के स्क्वायर लिख देंगे तो आपको वहां से रेडियस ऑफ जायरेशन मिल जाएगा। सो रेडियस ऑफ जायरेशन आपको वहां से मिल जाएगा, रेडियस ऑफ जायरेशन। सो याद रखिएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बोला कि मुझे रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ डिस्क चाहिए, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ डिस्क, तो आपको क्या करना है? हाफ एम आर स्क्वायर, जो कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? हाफ एम आर स्क्वायर। उसके सामने आपको लिख देना है एम के स्क्वायर। कुछ भी, कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो उसके सामने आपको सिर्फ एम के स्क्वायर लिखना है। कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो उसके सामने आपको सिर्फ एम के स्क्वायर लिखना है और वहां से के की वैल्यू निकालना है। एम कैंसिल हो जाएगा, के का रूट ले लो। सो के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे आर का रूट आर आ जाएगा, आर स्क्वायर का रूट, और फिर 1/√2 हो जाएगा। बस ये इसका आंसर है। समझो इस बात को। मैं ये कह रहा हूं कि 15 से 20 जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं वो सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं और उसके बाद आपको ये बात जान लेनी है कि अगर आपको रेडियस ऑफ जायरेशन किसी का निकालने के लिए कहा गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लेके उसके सामने आपको सिर्फ एम आर स्क्वायर, मतलब ये एम के स्क्वायर लिख देना है। क्या लिख देना है? एम के स्क्वायर, जहां से के की वैल्यू आपको निकाल लेना है। समझे क्या नहीं समझे? ठीक है। तो चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि रेडियस ऑफ जायरेशन क्या आएगा
इस थिन रॉड के लिए, ठीक है। सो ये थिन रॉड है जिसके सेंटर में एक एक्सिस है, तो उसके अबाउट ये घूम रहा है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/12 ml²। तो रेडियस ऑफ जायरेशन कितना होगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब याद कर लेना है टेबल में से। दूसरी बात, मैक्सिमम, मिनिमम, सेफ स्पीड्स, ऑप्टिमम स्पीड्स, ये आपको याद करना है। तो आपको याद होगा कि जब गाड़ी टर्न लेती है तो कितनी स्पीड से वो टर्न ले सकती है ना। तो मैक्सिमम स्पीड क्या है, फ्रिक्शन है तो क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं है खाली रोड टेढ़ा है तो क्या होगा। तो उसके बहुत सारे फॉर्मूले, जैसे ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला था √RG tan थीटा, तो ये आपको याद कर लेना है। फिर वैसे ही आपका ये था कि भाई जो आपकी मैक्सिमम स्पीड है √μRG, अगर रोड जो है कर्व्ड है लेकिन झुका हुआ नहीं है, रोड कर्व्ड तो है लेकिन झुका हुआ नहीं है, लेकिन उसमें फ्रिक्शन है, सो √μRG। वैसे ही रोड अगर झुका हुआ भी है, मुड़ा हुआ भी है, उसमें फ्रिक्शन भी है, तो उसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम ऐसा करके 2 स्पीड्स आती है ना। तो उसका भी फॉर्मूला आपको लिख लेना है। मैं सारी चीजें लिखूंगा ना बेटा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो RG × tan थीटा माइनस μs/1 प्लस μs tan थीटा, ऐसे करके इसके फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को रट के ही जाना है किसी भी हालत में। आई होप कि सभी को ये बातें समझ में आ रही है। फॉर्मूला अच्छे से दिख रहे हैं ना, मैं एक बार जरा चेक कर लूँ कैमरे को, क्योंकि कल एक वीडियो बनाते बनाते ऐसा बहुत इशू आ गया था और उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो गई थी कि पूरा वीडियो एक घंटे का मेरा बर्बाद हो गया। तो मैंने 16 अप्रैल की जो शिफ्ट बनाई थी पूरी की पूरी बेकार हो गई। ओके, एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्या याद रखना है, सबसे पहली चीज बेटा ध्यान से, पहली चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया रट के जाना है सभी का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा मैक्सिमम, मिनिमम, सेफ स्पीड्स, ये सारी चीजें आपको रट लेना है। तीसरा, जब अपन वर्टिकल सर्कल की बात करते हैं, वर्टिकल सर्कल की बात करते हैं, तो वर्टिकल सर्कल जो होता है ऐसा सर्कल है ना, जब अपन ऐसे घूम रहे हैं वर्टिकल सर्कल, तो उसमें यहाँ कितनी स्पीड लगती है वो याद कर लो, यहाँ कितनी स्पीड लगती है मिनिमम वो याद कर लो, यहाँ पे मिनिमम कितनी स्पीड लगती है। तो आपको मालूम है इसका आंसर, v = √5RG, √3RG, अंडर है ना, क्या है 1RG, समझे। तो ऐसे करके इसको याद कर लो। वैसे टॉप पे जो टेंशन है और बॉटम पे जो टेंशन है उसके बीच का डिफरेंस कितना होता है, कौन मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेंशन इन द टॉप एंड बॉटम। अरे इट्स वेरी इजी। सो टेंशन एट टॉप माइनस टेंशन एट बॉटम इज इक्वल टू 6 mg, है ना। डिफरेंस इज 6 mg। तो 6 mg के बराबर का डिफरेंस है। सो बॉटम वाला बड़ा रहता है, टॉप वाला छोटा रहता है। सो डिफरेंस कितना है, 6 mg। चलो एनीवे तो ये हो गया आपका पहला चैप्टर विच इज रोटेशन डायनेमिक्स। बस इसके अलावा कुछ पढ़ के जाना नहीं है। तो आपको वर्टिकल सर्कल पढ़ना है, आपको मैक्सिमम मिनिमम स्पीड्स पढ़ना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है। ये आप लोगों के लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसी से आपको 40 मार्क्स मिलेगा आउट ऑफ 50। तो इसको ध्यान से देखिए और इतना ही पढ़ के जाइए अभी, है ना। अभी और ज़्यादा पढ़ने का आपके पास वैसे भी टाइम नहीं है। सेकंड चैप्टर जो है जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, तो उसमें पैस्कल्स लॉ पढ़ लीजिए। आपको मालूम ही होगा पैस्कल्स लॉ। पैस्कल लॉ बोलता है कि प्रेशर एक जगह पे अप्लाई किया तो दूसरी जगह पे भी अनडिमिनिश्ड ट्रांसमिट होता है, एक जगह से दूसरी जगह अनडिमिनिश्ड ट्रांसमिट होता है। और इसका फॉर्मूला है F1/A1 = F2/A2। तो ये आप याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। वैसे ही आप लोग सरफेस टेंशन का क्या याद रख लेंगे, खास करके ये वाला फॉर्मूला कि सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ और वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन एरिया। सो एरिया का डिफरेंस और वर्क डन, ठीक है। तो ये दोनों चीजें, ये दोनों फॉर्मूले याद कर लीजिए सरफेस टेंशन के। एक फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है, तो इसको भी याद कर लेना। उसके बाद में टर्मिनल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला, किस किस को याद है टर्मिनल वेलोसिटी। सो टर्मिनल वेलोसिटी VT होती है 2/9 R²G रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिलरी राइज का फॉर्मूला किसको याद है, कैपिलरी का फॉर्मूला वैसे बुक में कहीं लिखा नहीं है आपकी, बट ये ज्यूरेंस लॉ कहलाता है, ज्यूरेंस लॉ या ज्यूरेंस फॉर्मूला। एनीवे तो कैपिलरी राइज, तो बेसिकली कैपिलरी राइज का जो फॉर्मूला है वो है हाइट ऑफ राइज ऑफ कैपिलरीज 2t cos थीटा बाई ρgr, 2t cos थीटा बाई ρgr, ठीक है। क्या है 2t cos थीटा बाई ρgr। अरे बाबा पता है ना आप लोगों को ये कि एक बीकर में अगर आपने पानी वानी भरा और उसमें कैपिलरी डाला तो पानी ऊपर चढ़ता है, तो कितना ऊपर चढ़ेगा उसका फॉर्मूला ये, ठीक है। फिर उसके बाद में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसके ऊपर ऑलरेडी पीसीबी वालों के सेशंस में काफी बार सवाल आ गया। सो A1 V1 = A2 V2, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपको पढ़ लेना है अच्छे से।
ए फॉर एरिया, वी फॉर वेलोसिटी। समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल भी आप लोग को याद रखना है। बर्नौलीज प्रिंसिपल, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या था? हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग को याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो वाला चैप्टर हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड चैप्टर पे, विच इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। सो ये वाला जो चैप्टर है, इसमें आपको सबसे पहले तो मेयर्स रिलेशन पता होना चाहिए। मेयर्स रिलेशन क्या था बच्चा? इट वाज Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। तो Cp माइनस Cv क्या है? R के बराबर है। अरे हाँ के ना बच्चा, ये पता है ना आप लोगों को? तो ये याद रखना, इसमें Cv की वैल्यू R अपॉन गैमा माइनस 1 रहती है, ये भी याद रखना। और जो Cp की वैल्यू है गैमा R अपॉन गैमा माइनस 1 रहती है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, फिर Cv इक्वल्स टू R अपॉन गैमा माइनस 1, ऐसे करके सारी चीज़ आपको याद रखना है। और फिर ये भी याद रखना है कि Cp बाई Cv को ही हम लोग प्यार से गैमा बोलते हैं। सो Cp बाई Cv को हम लोग गैमा बोलते हैं। ठीक है, फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसका याद कर लेना कि अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना रहता है? मोनोएटॉमिक गैस का, मोनो का कितना रहता है? सो मोनो का रहता है इट इज 5/3। डाई का कितना रहता है? डायटोमिक गैस का, डायटोमिक गैस में 2 केस है ना, तो डायटोमिक गैस का क्या रहता है? कम ऑन रिवीजन मेरे साथ कीजिए फटाफट। सो डायटोमिक गैस का कितना रहता है? सो इट इज 7/5 एंड 9/7, 2 रहता है। ठीक है, तो ये रहता है रिजिड के लिए, ये रहता है नॉन रिजिड के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लेना ये। फिर VRMS, तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि VRMS इज इक्वल्स टू RMS वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √3RT/m0। ठीक है, जहां पे m0 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस है। तो इसके ऊपर मतलब प्रॉब्लम आने का बहुत ज्यादा चांस रहता है, बहुत ज्यादा चांस। तो इट इज हाईली इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट में से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये पढ़ लेना, VRMS वर्सेस टेम्परेचर वाला। फिर उसके बाद में वेन्स फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बस, तो ये वाला पढ़ लेना, वेन्स फार्मूला, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और स्टीफेंस लॉ खास करके ब्लैक बॉडी के लिए, तो इट इज सिग्मा T⁴ है ना। सो इट इज R इज इक्वल्स टू सिग्मा T⁴। तो ये ब्लैक बॉडी के लिए खास करके याद कर लेना स्टीफेंस लॉ। ठीक है, ब्लैक बॉडी के लिए तो इट इज सिग्मा T⁴, जहां पे सिग्मा क्या था? स्टीफेंस कांस्टेंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं फोर्थ चैप्टर पे, ये है थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, सो जो थर्मोडायनामिक्स है, इसमें सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन याद होना चाहिए, यानी कि PV इज इक्वल्स टू nRT। ये तो सभी को पता ही होगा, 11वीं से पढ़ते आ रहे हो, फिजिक्स में भी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो। फिर उसके बाद में ईटा और अल्फा। ईटा मतलब एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी का फॉर्मूला था 1 - T2/T1। सो क्वेश्चन में 2 टेम्परेचर दिए रहेंगे, एक कम वाला एक ज्यादा वाला। तो कम वाला ऊपर लिखने का, ज्यादा वाला नीचे लिखने का। ठीक है, एक लो टेम्परेचर एक हाई टेम्परेचर है। सो ये हो गया एफिशिएंसी। और अल्फा जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये है हीट इंजन के लिए और ये है रेफ्रिजरेटर के लिए, फ्रिज के लिए, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है बेटा? इट इज T2/T2 - T1। ठीक है, तो कारनॉट वाला जो भी रेफ्रिजरेटर है, कारनॉट वाला जो हीट इंजन है, उसके लिए ये फॉर्मूले हैं। ओके, फिर वर्क डन इन ऑल टाइप ऑफ प्रोसेसेस। तो जितने भी प्रोसेस हैं सबका वर्क डन आपको पता होना चाहिए। सो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस 0, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस P × V2 - V1, जहां पे P है प्रेशर और ये है फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। फिर वर्क डन इन आइसोथर्मल, सो ये होता है nRT log of V2/V1। और फिर वर्क डन इन एडियाबैटिक, सो ये होगा nR अपॉन 1 - गैमा इंटू T2 - T1। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। तो ये सब याद कर लिए, चारों वर्क डन इन ऑल द प्रोसेस। उसके बाद में सारे एडियाबैटिक रिलेशंस, खास करके ये वाला PV⁻γ इज कांस्टेंट। उसके अलावा 2 और है, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, PV⁻γ इज कांस्टेंट। इसके अलावा और भी है, TV⁻γ - 1 इज कांस्टेंट। फिर है T⁻γ P⁻1 - γ इज कांस्टेंट। ठीक है, सो इस तरीके से है। तो 3 एडियाबैटिक रिलेशंस है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये याद कर लेना, जो कि क्या था आपका? इट इज Q इक्वल्स टू, डेल्टा लगाना होता है बट मैं लगा नहीं रहा हूँ। तो Q इक्वल्स टू U + W। इसको याद रखना एकदम आसान है। आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें जब अपन अल्फाबेट लिखते हैं, अपन जब लेटर्स लिखते हैं, तो Q पहले आता है, U बाद में आता है, W और बाद में आता है। ठीक है, सो Q इक्वल्स टू U + W। सो हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क। ठीक है, तो ये हो गया थर्मोडायनेमिक्स 4th चैप्टर।
आते हैं फिफ्थ चैप्टर पे। तो ऑसिलेशंस, तो ऑसिलेशन जो चैप्टर है इसके अंदर आपको एक्स, वी और ए पता होना चाहिए। तो आपका एक्स जो है वो होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा कुछ रहता है एक्स, ठीक है। तो एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट वो इस तरीके से दिया जाता है। वी का फॉर्मूला है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो एक्सीलरेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस आता है, बाकी यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये एक्स, वी और ए वाले फॉर्मूले याद रखना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन वाले। फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भी याद रखना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर जो पोटेंशियल एनर्जी है ये काइनेटिक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल का था हाफ के एक्स स्क्वायर। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, इट वाज हाफ के ए स्क्वायर, समझ गए। तो ये सारे फॉर्मूले किसी भी हालत में आप लोग जो है पढ़ के जाइए। और टाइम पीरियड सारी चीजों का याद रख लीजिए, सारी चीजों का। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास ऑसिलेटर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के, ठीक है। और फिर टाइम पीरियड ऑफ, जैसे बार मैग्नेट को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा, सो 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी। तो ऐसे करके जो फॉर्मूले हैं ये सब आपको याद करके जाना है ऑसिलेशन चैप्टर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑसिलेशन फिफ्थ चैप्टर। अब आते हैं सिक्स चैप्टर पे। तो यहाँ पे सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स वाले चैप्टर में क्या है, सबसे पहले तो फेज और पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस मतलब फाइव मान लो, डेल्टा फाइव, और ये हो गया पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। सो फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। आई होप के सभी को समझ में आ रहा है। तो ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। फिर हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स वाला मालूम होना चाहिए, क्लोज पाइप ओपन पाइप वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फिर सोनोमीटर का फॉर्मूला, सोनोमीटर वाला बताइए खास करके फॉर्मूला क्या था सोनोमीटर का। तो सोनोमीटर का जो फॉर्मूला है वो आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन, एक सेकंड, 1 अपॉन नहीं है, तो सोनोमीटर में आ जाएगा P अपॉन 2L अंडर रूट ऑफ T बाई एम। सो ये है। वैसे हालांकि आप लोग को P वाला नहीं पूछेंगे, 1 वाले पूछेंगे, मतलब इजी वाला पूछेंगे, एकदम फंडामेंटल मोड वाला। सो 1/2L अंडर रूट T बाई एम, जहाँ पे L लेंथ ऑफ द वायर है, T टेंशन इन द स्ट्रिंग है, M जो है क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। सो मास पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर डेंसिटी, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, तो सोनोमीटर फॉर्मूला हो गया। हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स का जो फॉर्मूला है वो ओपन पाइप क्लोज पाइप के लिए अलग अलग है, तो अभी यहाँ पे वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, बट आप लोग याद रखना। फिर वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला इसी से आता है, वो बहुत ईजी है, अंडर रूट टी बाई एम, ठीक है, खाली अंडर रूट टी बाई एम। और फिर बीट्स की फ्रीक्वेंसी आपको मालूम होना चाहिए, नंबर ऑफ बीट्स इज सिंपली n1 माइनस n2। तो अगर दो ट्यूनिंग फॉर्क है, एक की फ्रीक्वेंसी है 400 और एक की फ्रीक्वेंसी है 402, तो आपको 402 माइनस 400 करना है, तो 2 आंसर आएगा, बीट फ्रीक्वेंसी 2 आ जाएगी, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो ये याद कर लेना सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में। फिर वेव ऑप्टिक्स की जब हम बात करते हैं, वेव ऑप्टिक्स, तो वेव ऑप्टिक्स में क्या आता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का फॉर्मूला। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। इसके ऊपर पीसीबी में 3 से 4 बार सवाल आई है, ठीक है। सो 2a1 a2 cos फाइव। रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है उसका याद रखने का, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 cos फाइव, ठीक है। और अगर मान लो कि इंटेंसिटीज अगर दोनों की सेम रही, सपोज I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I रहा, तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई होकर एकदम सिंपल हो जाता है, 4i cos स्क्वायर 5/2, ऐसा हो जाता है, 4i cos स्क्वायर 5/2। समझे क्या नहीं समझे, तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। सो ये हो गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला। फिर उसके बाद में आई मैक्स अपॉन आई मिन का फॉर्मूला याद रखने का, इसके ऊपर भी सवाल आ चुका है 2 बार। तो ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। सो आप लोग सभी लोग जितनी भी मैं शिफ्ट्स का एनालिसिस दे रहा हूँ वो सारा एनालिसिस देख लीजिए, बिकॉज वो बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस मैंने किया हुआ है बच्चा। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आपको कौन से क्वेश्चंस आए थे और वो क्वेश्चंस का सोल्यूशन क्या है। मैंने वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन रीड करके नहीं छोड़ दिया है, मैंने क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व किया हुआ है। सारे शिफ्ट एनालिसिस देख लो, अब तक 7-8 वीडियोस कम से कम अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी, तो वो वीडियोस को फटाफट देख लो, 2x स्पीड पे रख के देख लो चाहिए तो, और उसको समझ लो, ठीक है, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चंस पीसीएम में आने का चांस रहता है, ठीक है। पीसीएम में
पीसीबी जैसे ही क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से हायर लेवल के आते हैं, तो एक आइडिया आपको मिलेगा कि कितना हमको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो उसको देख लीजिए सातों वीडियोस को। सो आई मैक्स बाई आई मिन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। इसका एक और फॉर्मूला है वो याद रखने का, A1 प्लस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का स्क्वायर, ठीक है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, आई मैक्स, आई मिन, ये सब फॉर्मूले हमारे हो गए, ठीक है। उसके बाद में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की जो कंडीशन है वो याद रखने का। सो क्या कंडीशन है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की कंडीशन? तो इट इज x d बाई डी इज 2n लैम्डा बाई 2 फॉर ब्राइट। तो ब्राइट बैंड्स अगर चाहिए तो x d बाई डी इज 2n लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, और अगर डार्क बैंड चाहिए सो x डैश d बाई डी इज 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2, इससे डार्क मिलता है, ठीक है। तो ब्राइट और डार्क की ये कंडीशंस हैं, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रिंज विड्थ याद रखना, तो फ्रिंज विड्थ होता है लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, और एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है लैम्डा बाई स्मॉल डी, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर फ्रिंज विड्थ और ये हो गया एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये दोनों भी याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मैलस और ब्रूस्टर्स लॉ क्या है? तो मैलस लॉ, जो मैलस लॉ है, कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उससे व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। तो आगे फ्यूचर में जाके जो भी अपडेट्स आते रहेंगे मैं आपको उस पर देता रहूंगा, और ये वाले पीडीएफ्स भी फ्री में आपको अवेलेबल करा दूंगा उसी व्हाट्सएप चैनल पर, उसी व्हाट्सएप के ग्रुप पर। और इतना ही नहीं, आप उस चैनल पे जुड़े रहिए, उसको लीव मत कीजिएगा। मैं आगे जाके आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में कि और क्या क्या करियर चॉइसेस जिंदगी में हो सकती हैं उनके बारे में भी आपको मैं जानकारी दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ ज्वाइन द चैनल, ओके। सो व्हाट्सएप पे ग्रुप है बेसिकली वो। सो मैलस लॉ देख लेते हैं हम लोग क्या है। सो मैलस लॉ में कैसा रहता है ना कि जैसे यहाँ से लाइट जा रही है, पहले लाइट जो है वो अनपोलराइज लाइट है, उसके सामने क्रिस्टल अगर रख दिया, आपने क्रिस्टल रख दिया तो जो लाइट बाहर निकलती है वो पोलराइज हो जाती है। तो इसकी इंटेंसिटी अगर आई है, आई नॉट है, तो इसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हो जाती है, ठीक है। फिर एक दूसरा क्रिस्टल टेढ़ा करके रख दिया, ठीक है, तो इसकी जो इंटेंसिटी हो जाती है वो जाती है आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कुछ एंगल बना के रख दिया है ना, तो वो एंगल यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना मैलस लॉ। फिर वैसे ब्रूस्टर्स लॉ याद रखना, ब्रूस्टर्स लॉ। सो ब्रूस्टर्स लॉ तो और भी सिंपल है, tan IP इज इक्वल्स टू म्यू, ठीक है, ये याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया मैलस लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ। फिर विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन मिनिमा, तो जो डिफ्रैक्शन बनता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न, उसमें जो सेंटर वाला मैक्सिमा है ना, सेंटर वाला मैक्सिमा, तो इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई, इसका फॉर्मूला है 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना। सो विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन मैक्सिमा हो गया। आरपी ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, सो आरपी ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, सो आरपी ऑफ टेलीस्कोप अगर देखोगे आप तो आपको मिलेगा डी अपॉन 1.22 लैम्डा, ठीक है, जहाँ पे डी डायमीटर ऑफ द अपर्चर ऑफ द टेलीस्कोप है, ठीक है, डायमीटर ऑफ द टेलीस्कोप। और माइक्रोस्कोप अगर आप देखोगे, आरपी ऑफ माइक्रोस्कोप, सो इट इज 2 म्यू साइन अल्फा अपॉन 1.22 लैम्डा, ठीक है। सो इस तरीके से रहेगा। सो आरपी ऑफ माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, तो ये याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर का बेसिक फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सो ये एयर कैपेसिटर है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, एयर फील्ड कैपेसिटर, जिसमें कुछ और नहीं है, खाली 2 प्लेट्स हैं। अगर इसके साथ पूरा डाइलेक्ट्रिक भी भर दिया इसके अंदर, पूरा स्टार्ट टू एंड पूरा भर दिया, तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, इट बिकम्स ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, जहाँ पे के क्या है, इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। सो ये फॉर्मूला। फिर कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल। सो कैपेसिटर इन सीरीज का जो फॉर्मूला है वो क्या है बच्चा? सो कैपेसिटर इन सीरीज होता है C1 C2 बाई C1 प्लस C2, और कैपेसिटर इन पैरेलल होता है C1 प्लस C2, अगर 2 कैपेसिटर दिए तो, ठीक है। फिर एनर्जी इन द कैपेसिटर, कितना स्टोर होती है एनर्जी? सो एनर्जी का फॉर्मूला है U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। U एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज, तो अगर आपके पास एक वायर है जिसपे चार्ज ही चार्ज दिया है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ओके, तो ये याद कर लेना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। फिर आ जाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके अंदर KCL KVL, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो ये दोनों पढ़ के जाना। फिर व्हिटसन्स ब्रिज का याद करके जाना, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 वाला फॉर्मूला, एकदम सिंपल वाला। या फिर x अपॉन R इज L1 अपॉन 100 माइनस L1, ये 2 फॉर्मूले व्हिटसन्स ब्रिज के, ठीक है। व्हिटसन्स ब्रिज के 2 फॉर्मूले हैं। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल वाला याद करके जाना, R इज इक्वल टू R L1 बाई L2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे L1 को बोलते हैं ओपन सर्किट लेंथ, L2 को बोलते हैं क्लोज सर्किट लेंथ।
तो ये पढ़ के जाना। फिर वोल्ट मीटर को कैसे गैल्वेनोमीटर बनाते हैं और एम मीटर को कैसे गैल्वेनोमीटर बनाते हैं, ये पढ़ के जाना। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा हाईलाइट यही है, ठीक है। वोल्ट मीटर और एम मीटर को कैसे, मतलब गैल्वेनोमीटर से कैसे वोल्ट मीटर या एम मीटर बनाते हैं, सॉरी मैंने शायद उल्टा बोल दिया था। सो गैल्वेनोमीटर से कैसे वोल्ट मीटर और एम मीटर बनाते हैं, ठीक है। फिर मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इसका आपको याद रखना है लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला। सो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स जो होता है वो होता है Q इंटू वी क्रॉस बी, और इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज होता है, क्या होता है, Q इंटू ई, ठीक है। टोटल मिला दोगे तो टोटल लॉरेंट्ज फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला याद करके जाना, साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, ठीक है। अरे बाबा आपको पता है कि नहीं पता है आप लोगों को, ऐसे फॉर्मूले QB बाई 2πm ऐसा करके आता है ना, QB बाई 2πm। सो फ्रीक्वेंसी इज QB बाई 2πm। साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी याद कर लेना। फिर फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द लूप, तो यहाँ पर फील्ड एट द सेंटर एंड द एक्सिस, तो अगर एक लूप है, करंट कैरिंग लूप है, तो इसके सेंटर में जो फील्ड रहती है वो रहती है B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 2R। और फिर वैसे एक्सिस पर जो फील्ड रहती है, एक्सिस पर कुछ दूरी पर, तो वो फील्ड कितनी रहती है, म्यू नॉट I R स्क्वायर बाई 2 इंटू R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। इन दोनों पे सवाल आ चुका है ऑलरेडी PCB वाले, उसमें मैंने शिफ्ट एनालिसिस में सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग पढ़ के जाना। फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ये याद कर लेना, B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, ठीक है। फिर फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स, तो दो पैरेलल वायर्स के बीच में कितना फोर्स रहता है, सो म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2πr, ठीक है। तो ये याद कर लेना। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ के जानी है, 40 लाना है तो, ठीक है। फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स, फिजिक्स में अगर आपका 40 आ गया बेसिकली, तो समझ जाइए कि आपका मतलब बाकी चीज़ों में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब बहुत ही फैंटास्टिक मार्क्स आएंगे। जस्ट एक सेकेंड, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए, स्टूडियो पे कोई आ गया था। अच्छा, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स में क्यूरीज लॉ याद कर लीजिए भाई, क्यूरीज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको मालूम होना चाहिए ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। सो ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डिटेल में नहीं लिखते, इतना ही काम आता है, ठीक है। फिर मैग्नेटाइजेशन का जो फॉर्मूला है mz इज इक्वल्स टू नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद ससेप्टिबिलिटी वाला जो फॉर्मूले है ना, सो आपको लिखना है mz इज इक्वल्स टू काई इंटू एच, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले ससेप्टिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी इज 1 प्लस काई। सो रिलेटिव परमेबिलिटी इज 1 प्लस काई इज ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। फिर वैसे H इज इक्वल्स टू NI होता है, N इंटू आई, ठीक है। तो ये चीज़ इतना पढ़ लीजिए, आपका मैग्नेटिक मटेरियल्स हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेंज लॉ पढ़ लीजिए, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। फिर फ्लक्स पढ़ लीजिए, तो फ्लक्स जो रहता है ये फाई, ये होता है NAB कॉस थीटा, ठीक है, NAB कॉस थीटा। तो फाई का फॉर्मूला ये है। फिर मोशनल EMF पढ़ लीजिए। सो अगर एक रॉड है मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है सीधी सीधी, तो BLV, ठीक है, BLV। और अगर घूम रही है रॉड अगर घूम रही है लाइक दिस, तो E इक्वल्स टू BLV बाई 2 या फिर 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद में मतलब इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो ये आपको पढ़ना है। सो आप लोगों को पता ही होगा, E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, या फिर ES इज इक्वल्स टू माइनस एम डी आई पी बाई डी टी, ठीक है। तो इस तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये आपको पढ़ना है। ट्रांसफार्मर की जो इक्वेशन है इसको पढ़ लीजिए। सो ES बाई EP इज इक्वल्स टू NS बाई NP इक्वल्स टू IP बाई IS, ठीक है, IP बाई IS। आगे बढ़ते हैं, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में आ जाते हैं। तो ये AC सर्किट वाला चैप्टर है ना अपना, सो चैप्टर नंबर 13। सो IRMS VRMS, तो ये जो है IRMS की वैल्यू होती है I0 बाई रूट 2, VRMS की वैल्यू होती है V0 बाई रूट 2, ठीक है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका EMF और फाई का जो रिलेशन है LCR सर्किट में, है ना, फाइनल EMF कितना रहता है, सो फाइनल EMF कितना होता है, अंडर रूट ऑफ, किसी को याद आ रहा है कि नहीं, सो I बाहर रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है। तो इतना EMF रहता है, E इक्वल टू I अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। और फिर ये जो आपका है मतलब फाई, सो फाई इज tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC बाई R। और फिर एवरेज पावर का जो फॉर्मूला है, सो एवरेज पावर इज ERMS IRMS cos फाई। और जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो है 1/2 पाई
अंडर रूट ऑफ LC। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ बेटा मेरे लेक्चर्स में, आप लोग ने आई होप कि देखी होंगी ये सारी चीज़ें। ओके, आगे ड्यूअल नेचर वाले में आइंस्टाइन का फॉर्मूला याद रखने का। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है, या फिर EV नॉट इज एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, और न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा होता है, ये भी याद रखने का, ठीक है, न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। फिर साइक्लोट्रॉन, एक सेकंड गलती से ही आ गया, सॉरी गलती से आ गया, डी ब्रॉगलीज फॉर्मूला जो है, डी ब्रॉगलीज फॉर्मूला, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, या फिर एच अपॉन क्या रहता है MV। और कौन सा फॉर्मूला है, कोई मुझे बता सकता है, और कौन सा फॉर्मूला है, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mQV, है ना, ऐसे सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में जब आप आएंगे तो रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, तो इसमें आपको पता होना चाहिए nth ऑर्बिट का जो रेडियस रहता है वो क्या होता है, इसको याद है। सो इट इज n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई ME स्क्वायर z। फिर Vn क्या होता है, ZE स्क्वायर बाय 2NH एप्सिलॉन नॉट। फिर En क्या होता है, माइनस जेड स्क्वायर ME रेज टू 4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ऐसे फॉर्मूले आपको याद रख के जाना है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला। फिर बाल्मर का जो फॉर्मूला है वो था आपका 1 बाई लैम्डा इज R इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई पी स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। इसको याद कर लीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है, दोस्तों तक ये वीडियो फैला दो प्लीज। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियाई R इक्वल्स टू R नॉट A रेज टू 1 बाई 3, है ना, ये वाला फॉर्मूला। फिर बाइंडिंग एनर्जी वाला याद कर लो। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला किसी को याद है? सो इट इज ZMP प्लस A माइनस Z MN माइनस MX इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर डी के लॉ ये याद कर लो, N इक्वल्स टू N0 E रेज टू माइनस लैम्डा टी। और उसके बाद में अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन के जो रिएक्शंस हैं, अल्फा बीटा गैमा के रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, वो याद कर लो। फिर ये आपका हो जाएगा। फिर आ जाते हैं लास्ट वाले सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे। तो जो जीनर डायोड है उसके बारे में आपका पूरा मतलब आपको थियरी पता होना चाहिए जीनर डायोड की, तभी इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो जीनर डायोड की थोड़ी सी थियरी पढ़ लेना, मैंने लेक्चर्स में बताई हुई है। उसके बाद में आपको मालूम होना चाहिए कि जो एमीटर करंट है वो होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ठीक है। फिर इसका यहाँ पे जो अल्फा और बीटा है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू है, ठीक है, सो इट इज IC अपॉन IE, और जो बीटा है करंट गेन फैक्टर, है ना, सो इट इज IB अपॉन IC अपॉन IB। सो दोनों में एक ट्रिक याद रखने वाली ये है कि दोनों में C और C ऊपर है ना, IC बीटा है तो नीचे B ले लो बस, खाली इतना याद रखो। अब बचा हुआ है E, तो E इसके नीचे आ जाएगा। फिर लॉजिक गेट्स के सर्किट, ये इस बार काफ़ी बार पूछे गए हैं अलग अलग शिफ्ट्स में। तो लॉजिक गेट के जो सर्किट हैं इसको याद कर लेना। लॉजिक गेट के सर्किट तो आपको मालूम होना चाहिए, जैसे ये नॉट गेट है एंड ऐसी बहुत सारे गेट्स हैं, है ना। तो ये आपका और गेट है एंड सो ऑन। तो ऐसे करके पूरे 5 से 6 गेट है इंपॉर्टेंट, वो आपको याद कर लेना। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी एंड आपको ये वाला लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको जितना हो सके दोस्तों तक फैला दीजिए एंड उनको भी इसका फ़ायदा मिले। लोगों की दुआ लीजिए भाई, मेरी भी दुआ लीजिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डिटेल में और आप लोगों को यानी कि आगे शिफ्ट एनालिसिस दूं, PCM का भी, जैसे मैंने PCB का तो सब ऑलमोस्ट दे दिया है, कुछ बचा है वो भी आ जाएगा। तो PCM का भी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको शिफ्ट एनालिसिस दूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है ना। तो आप लोग की अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं वो शिफ्ट एनालिसिस PCM का भी ले आऊँगा। तो चलिए, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय एंड सायोनारा।